नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग भूकंप पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिटेलिंग कर ली थी। अब देखिए, भूकंप पढ़ना है तो भूकंप से पहले 2 मिनट का समरी याद करिएगा। भूकंप के बारे में पढ़ना है तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना याद होनी चाहिए। और आंतरिक संरचना में ये ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। जब आप पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हो तो आप क्या पाते हो? तो लगभग ये 6400 अगर हम किलोमीटर मान लें, औसतन 6371 किलोमीटर होती है। ये आप पृथ्वी की सतह मान लो, इसको क्या मानो? ये वाला सरफेस है जहां पर हम लोग रहते हैं, पानी वाला। ठीक, तो एक हिस्सा होता है क्रस्ट का, दूसरा हिस्सा होता है मेंटल का, ठीक है, और तीसरा हिस्सा किसका होता है? कोर का। ये तीनों याद है आपको, बहुत बढ़िया बात है। आगे अगर हम बातचीत करें, एक चीज और, लगभग लगभग सतह से लेकर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की गहराई तक ये जो सेगमेंट होता है, जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर या स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे लगभग लगभग 400 या 700 किलोमीटर तक आप चले जाओ, 400 या 700 किलोमीटर तक जाओगे तो यहां पर एक परत होती है जो सेमी लिक्विड स्टेट में होती है, जिसको आप कहते हो प्लास्टिक दुर्बल मंडल या फिर एथनोस्फेयर। प्लास्टिक दुर्बल मंडल या फिर आप क्या कहियो? एथनोस्फेयर। एथनोस्फेयर, ठीक। ये अर्ध तरल अवस्था में है। तो हमारा जो स्थल मंडल होता है ये अर्ध तरल जो परत है, यानी कि प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, उसके ऊपर तैरता रहता है। अब इतनी चीजें अगर याद है तो दो शब्द और, दो शब्द क्या है? अभिसरण और अपसरण। अभिसरण क्या होता है? कन्वर्जेंस क्या होता है? और अपसरण क्या होता है? डाइवर्जेंस। अपसरण, अपसरण क्या होता है? ये दो चीजें आपको ध्यान देना है, कन्वर्जेंस या दूसरा क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस। ठीक है, अभिसरण का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे के समीप आती, मतलब प्लेटों का समीप आना। प्लेटों का समीप आना क्या कहलाएगा? तो प्लेटों का समीप आना कहलाता है कन्वर्जेंस। और प्लेटों का दूर जाना, प्लेटों का दूर जाना क्या कहलाता है? अपसरण कहलाता है। अब एग्जांपल से अगर हम यहीं इसी स्लाइड में देखें तो मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अगर इसकी गति इस तरीके से और इसकी गति इस तरीके से, तो हम सिंपल सा यहां पर इंडिकेट करेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस होने के संभावना, कन्वर्जेंस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये है। एक प्लेट इधर जा रही, दूसरी प्लेट इधर जा रही, मतलब अपसरण हो रहा है, मतलब दूर जा रही हैं प्लेटें, तो उसको अपसरण कहेंगे। अब इतना अगर आपको याद है, दो चीज, अभिसरण अपसरण, और हमारा दुर्बल मंडल और लिथोस्फेयर। कल के सेशन में आपने देखा कि पृथ्वी पर अगर आप देखोगे जो पूरा का पूरा क्रस्ट है, सरफेस है, वो 6 बड़ी प्लेटों पर और लगभग 100 के आसपास छोटी परतों में डिवाइड है। अब ध्यान समझना, अब जब भूकंप हम पढ़ना समझ शुरू करते हैं तो भूकंप होता क्या है? भूकंप के बारे में कहेंगे सिंपल सी भाषा में, प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न। प्राकृतिक कारण हो या मानव जनित कारण हो, प्राकृतिक कारणों और मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी की सतह पर अचानक जो कंपन होते हैं उसको भूकंप कहते हो। उसको क्या कहते हो? भूकंप कहते हो। मतलब अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? लिखेगा, भूकंप क्या होता है? तो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से, प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से, मानव जनित कारणों से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपन को, सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपन को, होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं।
प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होते हैं उनको क्या कहते हैं, भूकंप के रूप में ट्रीट करते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में, ठीक। अब भूकंप के बारे में अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो देखोगे जो प्राकृतिक कारण होते हैं उनको दो वर्गों में बांट सकते हो। प्राकृतिक कारण क्या है, तो एक तो होता है अंतर्जात बल, इंडोजेनियस फोर्स, अंतर्जात बल, और दूसरा क्या होता है बहिर्जात बल, एक्सोजीनियस फोर्स, बहिर्जात बल, इंडोजीनियस फोर्स, एक्सोजीनियस फोर्स। और मानवजनित कारणों में अगर हम आपसे बात करें तो जैसे बहुत बड़ा आपने बांध बनवा दिया, पानी स्टोर कर दिया, तो पृथ्वी की घूर्णन की गति कम हो जाएगी, तब भी कंपन उत्पन्न हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा काम जो नेचर की व्यवस्था के क्या करो आप विपरीत कर रहे हो, तो इससे भी क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। अब यही पर ध्यान समझिएगा, जब हम आपसे यहां पर बातचीत करते हैं तो वास्तव में जो भूकंप होते हैं ये क्या होते हैं, तो हम कहेंगे भूगर्भ में मुक्त ऊर्जा का क्या करते हैं, भूपृष्ठ पर कंपनों के रूप में प्रदर्शन होता है। भूपृष्ठ का मतलब जो सरफेस वाला पोर्शन है, क्रस्ट वाला पोर्शन है, इस पर जो ऊपर वाला सेगमेंट है, इस पर जो कंपनों के रूप में प्रदर्शन होता है उसे ही भूकंप कहते हैं। मतलब अगर हम एक लाइन में और कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, वास्तव में भूकंप भूगर्भ में, वास्तव में भूकंप भूगर्भ में मुक्त ऊर्जा का मुक्त ऊर्जा का प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। या मुक्त ऊर्जा का भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर प्रदर्शन होते। और ये मुक्त ऊर्जा को आप क्या कह सकते हो, इसी मुक्त ऊर्जा को भूकंपीय ऊर्जा के रूप में ट्रीट कर सकते हो। किसके रूप में, भूकंपीय ऊर्जा के रूप में भी ट्रीट करे जा सकते हो। क्लियर। तो मतलब भूकंप क्या होते हैं, भूकंपीय ऊर्जा का भूपृष्ठ पर प्रदर्शन होता है, ठीक। अब इसके संबंध में अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी बातचीत, दो चीजें हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र ये आपका होता है रिक्टर स्केल। क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। और भूकंपी तरंगों का ग्राफिकल प्रदर्शन या भूकंपीय तरंगों का ग्राफिकल प्रदर्शन ये क्या होता है, तो इसको कहते हो, ये जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंपी तरंगों का ग्राफिकल प्रदर्शन करता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये तीन चीजें याद रखिए। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। और जो भूकंपीय ऊर्जा का या भूकंपीय तरंगों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कौन करता है, सिस्मोग्राफ करता है। और भूकंप का जो अध्ययन करने का विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, इतना यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान समझिएगा, भूकंप समझने के लिए हम एक क्या लेंगे, एक ग्राफ का सहारा लेंगे। चलिए हम एक पृथ्वी की नुमा संरचना बना देते हैं। चलिए ये आ गया आपका ये, ठीक। चलो देखो, देखिए ये जो होता है, मान लीजिए भूकंप यहां पर उत्पन्न हुआ, नीचे वाले पॉइंट पर, देख रहा है, इस पॉइंट को जानते हैं क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। और भूकंपी तरंगे जहां सबसे पहले क्रस्ट को टच करती हैं, जहां क्या करेंगी, सबसे पहले भूपृष्ठ को
छुएंगी, टच करेंगी, कंपन को शो करेंगी, उसको क्या कहेंगे? इपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। और इसको भूकंप मूल बोल देते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा, उत्पन्न यहां पर होगा, सबसे पहले जहां पर ऊर्जा महसूस होगी, कंपन होगा, उसको अधिकेंद्र कहेंगे। और फिर यहां से विभिन्न तरंगों के रूप में, काया तरंगों के रूप में, लव तरंगों के रूप में, या अगर हम रैले वेव्स के रूप में, या हम बातचीत करें प्राइमरी वेव्स के रूप में, या सेकेंडरी वेव्स के रूप में, पूरी पृथ्वी पर क्या करेंगी? संचरण करेंगी। पूरी पृथ्वी पर क्या करेंगी? संचरण करती। क्लियर? देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम यहां पर अगर एक लाइन में कुछ समझना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर कहेंगे भैया, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। तथा भूकंपी तरंगे जहां सबसे पहले टकराती हैं, तथा भूकंपीय तरंगे जहां सबसे पहले टकराती हैं, क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते, क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जहां पर सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे फोकस, जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले टकराती हैं उसको अधिकेंद्र या इपीसेंटर कहते हैं। अब यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में, तो सबसे पहला बातचीत करेंगे भूकंपी तरंगे। भूकंपीय तरंगे, देखिए भूकंपी तरंगों के बारे में बातचीत करें तो इनको दो हिस्सों में आप बांटकर पढ़ते हो। पहली जो तरंग होती है उसको काया तरंग या पिंड तरंग, काया तरंगे या काया तरंग या पिंड तरंग, इसको हम बॉडी वेव्स भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स भी कहेंगे। ठीक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है धरातलीय तरंगे या दीर्घ तरंगे। दूसरा क्या होता है? धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे, या फिर क्या कहिए इनको? दीर्घ तरंगे कहिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको सरफेस वेव या फिर इसको लॉन्ग वेव भी कह सकते हो। ठीक। अब देखो, यहां पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो काया तरंगे आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और दूसरा होता है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। सरफेस वेव आपकी दो तरीके की होती हैं, एक लव वेव्स होती हैं और एक होती है रैले वेव्स। ये आपकी क्या होती हैं? रैले वेव्स। ये होगी आपकी, कितनी हो गई टोटल? मैंने आपको कहा दो प्रकार की होती हैं जिनको आप बॉडी वेव कहते हो, और दो प्रकार की आपकी क्या होती है? सरफेस वेव होती है। अब इसमें से हमको एक एक करना होता है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और फिर सरफेस वेव के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये रुकिए रुकिए, यहां पर थोड़ा सा रैले वेव्स, हाँ, रैले वेव की स्पेलिंग हिंदी में लिख देते हैं रैले वेव्स, रैले वेव। ठीक। अब एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहला पढ़ते हैं प्राथमिक तरंगों के बारे में। प्राथमिक तरंग या फिर प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव। ये प्राइमरी वेव क्या होती?
आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम में, चाहे आप आरओ का दो, चाहे पीसीएस का दो, यहां से क्वेश्चन बनता है, एसएससी बैंक रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये जो वेव होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरण करती हैं। तीनों माध्यम में क्या करती हैं? तीनों माध्यम में संचरण करती हैं, चलती हैं, तीनों माध्यम में चलती हैं, ऐसा नहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक। दूसरा इसका पॉइंट क्या है भैया, ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती है, यह तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती है। सिस्मोग्राफ पर क्या हो रही, सबसे पहले यह तरंगे रिकॉर्ड हो रही। इनकी अगर गति की बातचीत करें तो इनकी जो गति होती है वो 6 से लेकर 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। फास्टेस्ट स्पीड होती है, सबसे ज्यादा इनकी गति होती है। यह जो तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। कैसी होती हैं? यह तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, या कहिए ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं। साउंड वेव्स के मतलब कि कंप्रेशन करेंगी और फिर क्या करेंगी, एक प्रकार से संचरण भी करेंगी, प्रसरण करेंगी और एक प्रकार से संकुचन भी करेंगी। एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये करती है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहां पर देखो कंप्रेशन हो गया, यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर कंप्रेशन हो गया इस वाले सेगमेंट, यहां पर देखो एक्सपेंशन हो गया। मतलब हम कहें तो कंप्रेशन और क्या करेंगे, और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो हम कहेंगे भैया एक्सपेंशन, और क्या करेंगे, एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों ही ये शो करेंगी, मतलब ध्वनि तरंगों की भांति होती है। अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें, यह जिस माध्यम में प्रवेश करती हैं उसके घनत्व में परिवर्तन कर देती हैं। पी तरंगे जिस माध्यम में प्रवेश करती हैं उसके घनत्व में परिवर्तन कर देती है, उसके घनत्व में परिवर्तन कर देती है। डेंसिटी में चेंजमेंट कर देंगी, जिस माध्यम में जाएंगी उसके क्या करेंगी, उसके घनत्व में परिवर्तन कर देती है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, ये तरंगे जो होती हैं अगर हम कहें तो आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होती हैं, अधिकेंद्र पर या इपी सेंटर पर शो होती हैं। कहां पर? इपी सेंटर पर सबसे पहले ये तरंगे क्या होंगी, सबसे पहले ये तरंगे दिखती हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्हीं का सबसे पहले होता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी प्रकार की तरंगों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, और दूसरी प्रकार की तरंग कौन सी है, तो द्वितीयक तरंग या फिर सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स या वेव, सेकेंडरी वेव। चलिए देखते हैं सेकेंडरी वेव के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए सेकेंडरी वेव के बारे में बातचीत करें तो भैया ये तरंगे सिस्मोग्राफ पर प्राइमरी वेव के बाद क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। यह तरंगे सिस्मोग्राफ पर पी वेव के बाद
रिकॉर्ड होती हैं, पी वेव के बाद रिकॉर्ड होती है। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, आप देखोगे यह अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। यह कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ प्रकार का क्या मतलब है? ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है, और ये वाला श्रृंग पोर्शन होता है, और ये वाला क्या होता है? गर्त होता है। तो श्रृंग और गर्त बनाते हुए ये क्या करती हैं? ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, तो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती हैं। ठीक। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम क्या कहेंगे भैया? इनका जो वेग होता है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इनका वेग 4 to 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, यह ठोस और अर्ध ठोस माध्यम में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। यह ठोस और अर्ध ठोस माध्यम में संचरित होती हैं। ठोस माध्यम में चलेंगी और अर्ध ठोस माध्यम में, लेकिन लिक्विड वाले पोर्शन में नहीं चलेंगी। समझे? अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे यह पी वेव से अधिक विनाशकारी होती है। जो एस वेव होती हैं, स्पीड तो कम होती है, लेकिन एस वेव पी वेव की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है। अधिक विनाशकारी होती है। अधिक विनाशकारी होती। ठीक है। और अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे यहां पर क्या? माध्यम की दृढ़ता और घनत्व में वृद्धि से इनकी स्पीड और बढ़ जाती है। माध्यम की दृढ़ता और घनत्व में वृद्धि से इनके वेग में वृद्धि होता है। इनके वेग में वृद्धि होती है। ठीक है। इनके वेग में क्या होती है? वृद्धि होती। ठीक। चल, और अगला पढ़ते हैं एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। तो अगला है धरातलीय तरंगे, या फिर क्या कहिए, एल, या लॉन्ग वेव, या फिर सरफेस वेव। ठीक। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए, धरातलीय तरंगों के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो भैया इन तरंगों की उत्पत्ति भूपृष्ठ पर काया तरंगों और चट्टानों के मध्य क्रियाशीलता के बाद उत्पन्न होती है। मतलब बॉडी वेव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, और चट्टानों के मध्य जो रिएक्शन होता है, क्रियाशीलता के बाद क्या होती है? अन्योन्य क्रिया के बाद इनकी उत्पत्ति होती है। मतलब अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? इन तरंगों की उत्पत्ति भूपृष्ठ पर, तरंगों की उत्पत्ति भूपृष्ठ पर काया तरंगों और चट्टानों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होती है। अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होती है। इन तरंगों की उत्पत्ति कैसी होती है? तो काया तरंगे
जो आपकी बॉडी वेव्स होती हैं और जो रॉक्स होती हैं उनके मध्य में जो एक्शंस होता है उसके परिणाम स्वरूप इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये धरातल के जिस क्षेत्र में उत्पन्न होती है, मतलब जहां पर ये उत्पन्न होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या हम कहें लॉन्ग वेव जहां पर उत्पन्न होंगी, वहां से पूरे क्रस्ट का क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। मतलब अगर हम लिखना चाहिए धरातल के जिस क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, धरातल के जिस क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, वहां से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, पूरी पृथ्वी का क्या करेंगी, चक्कर लगाएं जहां से उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ अगर हम और आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे इनकी वेलोसिटी 1.5 से 3 किलोमीटर, इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इनका वेग कितना होता है, तो 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके साथ साथ अगर हम और बातचीत करें, ये सभी संभावित दिशाओं में कंपन करती हैं, इसीलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती है। यह सभी संभावित दिशाओं में कंपन करती हैं, इसीलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इसीलिए क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी इनको माना जाता है। तो अगर हम गति की बातचीत करें तो गति सबसे ज्यादा किसकी, तो पी वेव की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स की सबसे ज्यादा, और उसके बाद आप एल वेव की कह सकते हो, है ना। लेकिन विनाश के बारे में बातचीत करें तो विनाश सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो विनाश में सबसे ज्यादा एल वेव करेंगी, उससे कम एस वेव करेंगी, और फिर उससे कम कौन करेगा, पी वेव। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, विनाश का क्रम अलग होगा, स्पीड का क्रम क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत थोड़ी सी और करें, एक ग्राफ के माध्यम से इसको अगर शो करें तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाने चल रहा हूं, किस चीज का, चलिए ये हो गया आपका, मान लीजिए मैं कह देता हूं अर्थ है, ध्रुवों पर फ्लैट है, ये देखो, है ना, ठीक, फ्लैट है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो ध्यान से, बोर्ड पर देखो, मान लीजिए यहां पर भूकंप क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो जहां पर उत्पन्न होगा उसको क्या कहोगे, फोकस कहोगे। सबसे पहले जहां पर टच होंगी उसको क्या कहोगे, तो आप कहते हो उसको इपी सेंटर, आदि केंद्र, एपी सेंटर ही तो कहते हो, ठीक। अब एपी सेंटर के बाद यहां से ध्यान समझना, यहां से ये जो होती हैं ये तरंगे पूरी पृथ्वी पर गति करेंगी, पूरी पृथ्वी पर संचरण करते हुए जाएंगी। ठीक, लेकिन ध्यान समझना, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा देखोगे, जैसे आपको पता है कि बीच में एक पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह देते हैं भैया, एक गोला बना लो छोटा सा, इसको आप कह दीजिए ये आपका हो गया कोर, ठीक है। और एक और गोला बना लो, एक और गोला गोला बना लो, थोड़ा इससे बड़ा बना लेना, ठीक। इसको भी सेट करो यहीं पर, ये हो गया आपका, मान लीजिए थोड़ा सा इसको और बड़ा होना था, एक मिनट डिलीट, चलो ठीक है, इससे समझना। तो नॉर्मल परिस्थिति में आपकी वेव्स ऐसे चलेंगी, ये देखो जा रही है, ये ट्रेवल कर रही है, ठीक, ऐसे ट्रेवल करती है। अब ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 103 डिग्री का है, कितना है, ये 103 डिग्री तक आ गई है, मतलब सेम अगर हम इधर कहें तो ये वाला भी कितना, ये वाला भी 103 डिग्री तक आ चुकी है।
अब ध्यान समझना, 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक, इसके बाद देखो यहां से ये हो गया 145 डिग्री, 145 डिग्री, और इधर से आपकी चली और ये हो गया आपका 145 डिग्री। इस वेव में, इस जोन में, मतलब ये जो ग्रीन से मैं कर रहा हूं 103 से 145 डिग्री का जो है, इस फील्ड में आप देखोगे तो यहां पर पी वेव्स नहीं दिखेंगी। ग्रीन फील्ड में यहां पर पी वेव्स नहीं दिखेंगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पी वेव शैडो जोन्स, पी वेव्स शैडो जोन, शैडो जोन। सेम इधर पी वेव्स क्या हो जाएगा, ये पी वेव्स शैडो जोन। अब ध्यान समझना होता क्या है यहां पर, होता ऐसा है कि ये वाला हिस्सा जो, अगर हम मेंटल की बातचीत करें या हम बातचीत करें अपर मेंटल की बातचीत करें, तो आप देखोगे वो सेमी लिक्विड स्टेट में है ना, सेमी लिक्विड स्टेट में। और सेमी लिक्विड स्टेट में होने की वजह से क्या होता है, प्राइमरी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती है, लेकिन सेमी लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा इनमें डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, तो इस वाले फील्ड में हमको शो नहीं होती। अब लेकिन ध्यान समझना, लेकिन आपकी सेकेंडरी वेव्स सॉलिड में भी चलेंगी और किस में चलेंगी, एक प्रकार से अगर हम दूसरी बातचीत करें तो सॉलिड के साथ साथ आप देखोगे तो कहां पर चलेंगी, हम कहेंगे सेमी लिक्विड स्टेट में, अर्ध तरल स्थिति में भी चलेंगी, लेकिन लिक्विड में नहीं जाएंगे। तो आउटर कोर देखोगे, आउटर कोर किस चीज का होगा, आउटर कोर आपका देखोगे तो लिक्विड है। अगर आउटर कोर की बातचीत करें, एक छोटा और गोला बना लो इसी के भीतर, अब इसको मान लेते हैं ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आउटर कोर। अब इस आउटर कोर में, ये आउटर कोर जो है, आउटर कोर, ये इनर कोर, ठीक, आउटर कोर ये लिक्विड स्टेट में, ये पूरा लिक्विड है, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपकी एस वेव इस फील्ड में नहीं आएंगी, इस फील्ड में एस वेव क्या होंगी, नहीं दिखेंगी, ये लिक्विड स्टेट है। तो यहां से जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इस फील्ड में ध्यान समझिएगा, इसको जब हम 100, कहीं कहीं पर 142 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 145, तो मैं 145 बता देता हूं, ठीक है, और यहां 103 और 105 भी लिखा हुआ मिलता है। अब यहां पर ध्यान समझना, लेकिन ये वाला जो फील्ड हुआ, ये 145 से 145 डिग्री का जो फील्ड हुआ, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो यहां पर देखोगे तो प्राइमरी वेव्स आपको फिर दिखेंगे, क्यों, यहां पर ये वाला हिस्सा सॉलिड हो जाता है और ये लिक्विड हो जाता है, तो यहां से जब आएंगे तो ये देखो सॉलिड वाले हिस्से में और लिक्विड वाले हिस्से में होते हुए ये पूरी पृथ्वी पर ऐसे दिखेंगे। तो ये वाला पी वेव्स है, प्राथमिक वो है, तरंगे हैं, क्या है, प्राथमिक तरंगे हैं, यहां पर दिखेंगे, ठीक। लेकिन इस वाले फील्ड में ये डाइवर्जेंस हो जाता है, तो प्राइमरी वेव्स केवल और केवल कितने में नहीं दिखते, ग्रीन वाले सेगमेंट में नहीं दिखती। अब ग्रीन वाला सेगमेंट आपने देखा क्या है, गायब हो गया, लो बड़ा बनाओ, चलो हम फिर से इसको कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुकना। ठीक, ये हो गया, थोड़ा बढ़ा, ये यहां पर प्राइमरी वेव्स दिख रहे हैं, और ये वाला जो आपको मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको देखना थोड़ा सा, इस वाले फील्ड को, इसको हम ब्लू से कर दे रहे हैं, ये वाला जो फील्ड है यहां पर आपको एस वेव्स नहीं दिखेंगी, और इसीलिए जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये क्या होता है, तो हम कहते हैं 142 से 145 से 45 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है, ये एस वेव शैडो जोन्स होता है, एस वेव शैडो जोन्स होता है। अब फिर से समझना क्या होता है, देखो इंटीरियर पर अगर आप जाओ तो आपको पता है कि ये सबसे पहले आपका इनर कोर हो गया, इनर कोर, इससे ऊपर आउटर कोर हो गया, आउटर कोर, इससे ऊपर क्या हो गया, इससे ऊपर हो गया आपका इनर मेंटल, इससे ऊपर क्या हो गया, इससे ऊपर हो गया आपका आउटर मेंटल, है ना, आउटर मेंटल, और सबसे ऊपर क्या हो गया, सबसे ऊपर अगर हम कहें तो ये हो गया आपका क्रस्ट। अब यहां की परत अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा कि ये क्रस्ट मान लीजिए इसको क्या है, सॉलिड स्टेट में, अपर मेंटल का लगभग 700 किलोमीटर तक का जो रेंज है, 200 से 700 किलोमीटर का जो रेंज है वो किसमें है, सेमी लिक्विड स्टेट में है,
सेमी लिक्विड स्टेट में, और सेमी लिक्विड में आपने पढ़ा है कि एस वेव्स जो होंगी वो लिक्विड में चलेंगी और सेमी लिक्विड में ट्रेवल करेंगी, ठीक। लेकिन आपको पता है आउटर कोर किस में होता है, तो आउटर कोर पूरा आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ये मैंने आपको बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति इसी की वजह से होती है ना। तो यहां पर आपकी एस वेव क्या, एस वेव्स यहां पर दिखे, यहां पर नहीं दिखेंगी। एस वेव्स जो होती हैं वो आपको आउटर कोर में नहीं दिखती हैं। जब आउटर कोर में दिखेंगी नहीं तो यहां पर से ये वाला सेगमेंट जो होगा, यहां से चलेंगी तो यहां तक आएंगी, यहां से लेकर इस वाले सेगमेंट तक की बातचीत करें तो यहां पर आप देखोगे ये आपका 145 डिग्री से 145 डिग्री होता है। और चूंकि यहां पर क्या होता है, इसके अंदर अब आएंगे नहीं तो अब इनर कोर में दिखाएंगे नहीं, तो ये वाला जो फील्ड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एस वेव शैडो जोन्स बोल देते हैं। और यहां से डाइवर्जेंस हो जाता है किसका, यहां से डाइवर्जेंस हो जाता है आपका पी वेव्स का। क्यों, क्योंकि ये वाली परत आपने जो ऊपर अपर मेंटल बनाई है या आउटर जो मेंटल बनाया है, आउटर मेंटल जो बाह्य कोर बनाई, बाह्य मेंटल बनाई है वो क्या है, सेमी लिक्विड स्टेट में। तो सेमी लिक्विड में यहां पर प्राइमरी वेव्स क्या होंगी, वो डाइवर्जेंट हो जाएंगी। तो ये 103 से लेकर 145 तक आप देखोगे तो यहां तक इस वाले फील्ड तक आपको पी वेव्स नहीं दिखेंगी, तो इसको बोलते हैं पी वेव्स शैडो जोन बोल देते हैं, शैडो जोन बोल देते हैं, ठीक। अब देखो दो हमारे यहां पर अर्थक्वेक बड़े देखे गए इस साल में। एक अभी आपने देखा रूस के कमचटका में आया था, और रूस के कमचटका में जो रिक्टर स्केल की तीव्रता थी वो 8.8 रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड था। इससे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक और आया है म्यांमार में, हालांकि इससे म्यांमार, फिलीपींस, बांग्लादेश ये भी प्रभावित हुआ है। और अगर हम यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें तो आप देखोगे तो म्यांमार में लोगों को मतलब कि भारत के द्वारा वहां की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। यहां पर भी लगभग लगभग बातचीत करें तो इससे म्यांमार, बांग्लादेश, फिलीपींस ये क्या थे, ये डिस्टर्ब एरिया थे, यहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। अभी तक अगर हम आपसे बातचीत करें तो 10 सबसे बड़े जो भूकंप आए हुए हैं वो देखोगे तो एक है 1960 में आया हुआ है, और ये आया था चिली के बियो बियो में। कहां पर, बियो बियो में आया था। और ये कहां पर है बियो बियो, ये चिली में है। ये कहां पर है, ये चिली में है। और इसकी तीव्रता 9.5 थी मैग्नीट्यूड, कितना, 9.5 की तीव्रता थी। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें फिर देखते हो 1964 में आया था अलास्का में। और अलास्का कहां पर है, तो अलास्का आप कहते हो अमेरिका में है, यूएसए में। और यहां पर आप देखोगे 9.2 मैग्नीट्यूड का आया था। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें फिर देखोगे 2004 में आया था, और ये सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था। कहां पर, सुमात्रा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में आया था। और ये कितने मैग्नीट्यूड का था, तो 9.1 की मैग्नीट्यूड का था। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, नेक्स्ट की बातचीत करें तो एक 2011 में आया था। कहां पर, तोहोकू में आया था। और ये तोहोकू कहां पर है, जापान में है। और जापान में कितने मैग्नीट्यूड का आया था, तो हम कहेंगे भैया 9.1 मैग्नीट्यूड का आया था। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला आया था, देखेंगे रूस के कमचटका में 1952 में भी आया था। कमचटका में एक बार और आ चुका है 8 से ज्यादा की तीव्रता का कमचटका। और ये यहां पर ध्यान से देखोगे तो कितना, तो हम कहेंगे 9 मैग्नीट्यूड का यहां पर आया था। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो 19 फिर मतलब 2000 आपका 25 में ये फिर कमचटका में आया है। और कमचटका में कितनी तीव्रता का था, 8.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता दर्ज करी गई। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो आया 1906 में आया था इक्वाडोर में, 1906 में इक्वाडोर में आया था। और इक्वाडोर में कितनी तीव्रता का था, तो इक्वाडोर में आप देखोगे तो यहां पर 8.8 की तीव्रता का एक बार और आया हुआ है। और अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, एक 2010 में आया था चिली में। और यहां पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, तो हम कहेंगे भैया 8.8 की तीव्रता का यहां पर भी अर्थक्वेक आया था, ठीक। दो और है,
एक अलास्का में देखोगे, अलास्का में एक बार और आया है कितना, तो हम कहेंगे 8.7 के मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप आया। और कब आया है, तो हम कहेंगे भैया 1965 में। और एक बार 1950 में अरुणाचल प्रदेश में आया है 8.6 की तीव्रता का। ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये भारत में है। और ये देखोगे 8.6 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप हैं, देखो जब आप, अगर हम आप यहीं से 1 मिनट अगर आप होल्ड करो, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, ये देखिएगा, ये इमेज क्या क्लियर है आप लोगों को? ओके, ये इस इमेज से नहीं समझ में आया तो दूसरा कर लेते हैं। इमेज हमारे पास ढेर सारी है, देख लेते हैं इसको। ये चलिए, ये देखोगे, ये इमेज अगर आप देख पा रहे हो, इस इमेज में देखो, जहां पर अगर आपको स्टार्टिंग क्लास याद हो, अभिसरण और अपसरण, जहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अभिसरण होता है, उस फील्ड में क्या होता है, भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये वाला जो फील्ड है, साउथ अमेरिका से लेकर ये चले जाओ इधर नॉर्थ अमेरिका, और ये फिर आपका रूस, कमचटका, जापान, और ये वाला सेगमेंट देखो, ये देखो आपका फिलीपींस वगैरह, और यहां तक आप देखोगे, यहां पर बहुत ज्यादा तीव्रता देखने को मिलती है, क्योंकि प्लेट यहां पर क्या होती हैं, यहां पर प्लेटें टकरा रही होती हैं। यहां पर प्लेटें क्या हो रही हैं, यहां पर प्लेटें टकरा रही हैं, और प्लेटों के टकराने की वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। अब ये वाला देखो, मैंने आपको बताया कि भैया रूस के कमचटका वाले फील्ड में, यहां पर देखो, यहां पर इस वाले फील्ड में अभी भूकंप आया है, हफ्ता भर 10 दिन हुआ है अभी यहां पर। और इससे पहले आपने देखा तो इस वाले सेगमेंट पर, मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपका इस वाले सेगमेंट पर आया है। तो भूकंप आते रहते हैं और ये बड़े कॉमन है। और इनके भूकंप का सबसे बड़ा रीजन है प्लेटों का अभिसरण गति। जब प्लेटें अभिसरित होती हैं, अभिसरण होता है, तो प्लेटों में अभिसरण की वजह से एक प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है जो भारी होती है, और दूसरी प्लेट ऊपर जाती है। तो जो नीचे जाती हुई प्लेट है, ये लगातार जब नीचे जाएगी, तो आपने पढ़ा है कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहां पर जैसे जैसे जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब ये प्रेशर अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है तो प्रेशर को रिलीज करा जाता है, तो कंपन उत्पन्न होता है, एनर्जी मुक्त होती है। एनर्जी मुक्त होती है तो यहां पर कंपन होता है, और वही कंपन क्या होते हैं, वही कंपन आपके भूकंप होते हैं। समझ रहे हो? तो भूकंप का इतना हिस्ट्री है, तो ऐसे चीजें हमारे यहां पर काम करती है। तो ये विश्व में 10 सबसे बड़े भूकंप, जो अधिकांशता 8.6 की तीव्रता से अधिक, एक बार भारत में। और आपने देखा कि 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप रूस के कमचटका में 2 बार आ चुके हैं। चिली में भी आपने देखा कि 2 बार, मतलब 2 से अधिक बार आपने देखा कि 8 से अधिक की तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। और भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। सेशन कैसा लगा बताइएगा, और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो आप कहोगे जीके जीएस बाई सुधांशु सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास का लिंक
PDF और बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबको।